अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सी प्लस प्लस सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा। इस सीरीज़ में हम तमाम सी प्लस प्लस के टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनकी बेसिक्स को समझेंगे और उसके बाद एडवांस्ड प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। तो अगर हम ये बात करें कि इस सीरीज़ का दूसरे सी प्लस प्लस लर्निंग मीडियम से क्या फ़र्क है, तो सबसे पहला फ़र्क इसका ये है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करेंगे, थ्योरी हम कम से कम करेंगे। जब भी किसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं उसकी एक एनालॉजी पेश करूंगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कोई हमारी डेली ज़िंदगी जो होती है, हमारी रियल लाइफ है, उसमें से कोई ऐसी एग्जांपल दूंगा जो उस टॉपिक से रिलेट करती है, और उसके बाद उसकी कोडिंग के हवाले से एक एग्जांपल होगी, और उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स को परफॉर्म करेंगे। अब अगर बात करें कि इस सीरीज़ की टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो सबसे पहले ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है, जिनका कोडिंग की दुनिया में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोडिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने पहली कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग नहीं की है और अपनी सबसे पहली लैंग्वेज के तौर पर वो सी प्लस प्लस को चुन रहे हैं और उसके अंदर काम करना चाहते हैं। उसके अलावा वो लोग जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अब पहले से काम कर चुके हैं और अपनी कोडिंग की स्किल्स को बेटर करने के लिए, ज़्यादा नॉलेज के लिए, वो सी प्लस प्लस के अंदर काम करना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं। सी प्लस प्लस को के बारे में जानने के लिए और सी प्लस प्लस की सीरीज़ को नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एक प्रोग्राम होता क्या है। तो बेसिकली अगर एक प्रोग्राम लिखना है तो उसका कोई मकसद भी होगा, तो उस मकसद के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली जो कंप्यूटर है उसे इंसान ने बनाया, उसको बनाने का मकसद ये है कि हम वो टास्क जो इंसान नहीं कर सकता वो उससे परफॉर्म करा सके। बेशक इंसान हर काम कर सकता है, लेकिन उस इंसान की लिमिटेशंस है। अगर वो किसी काम को करेगा तो उसमें गलती की गुंजाइश है, वो गलती करेगा, उस काम को स्लो करेगा, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करेगा। जो इनके उसकी दूसरी तरफ एक कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन है, वो कुछ भी कर नहीं सकता, खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता और ना ही फैसला कर सकता है, ना डिसीजन ले सकता है कि उसे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो उससे कुछ काम करवाना है तो वो इंसान कराएगा और उसके करवाने का कोई मेथड होगा। उसे किस तरह से करवाएंगे, हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देंगे जिसको फॉलो करेगा कंप्यूटर और उस काम को परफॉर्म करेगा। जब हम किसी कंप्यूटर से कोई काम कराते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि कंप्यूटर उसे कंसाइज वे में, एक कंसिस्टेंट तरीके से और एक फास्ट वे में करेगा। फर्ज करें हम किसी कोई ऐसी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उसको अगर किसी इंसान को पकड़ा देंगे तो उसके अंदर गलती की गुंजाइश भी है। वो ज़रूर है कि ज़ाहिर है वो गलती कर सकता है अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। उसके अलावा अगर वो गलती नहीं करता तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि उस काम को करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ अगर वही काम हम किसी कंप्यूटर से करवाएंगे तो उसको सिंपली एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी और उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो भी करेगा और बग़ैर गलती के वो उस काम को परफॉर्म करेगा, और उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में उसे ज़्यादा से ज़्यादा चंद मिली सेकेंड्स लगेंगे, एक सेकंड भी उस कंप्यूटर को नहीं लगेगा। तो यही फ़ायदा है कि किसी कंप्यूटर से काम करवाया जाए। उस काम करवाने को क्या कहते हैं, उस काम करवाने का जो तरीका है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जब हम किसी शख्स से बात करते हैं तो हमें उससे बात करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि जिसे वो दूसरा शख्स समझ सके और हमारी बात पर अमल करे या हमारी बात को फॉलो करे। जब हम किसी शख्स से बात करते हैं तो हमें उसकी ज़ुबान में बात करना पड़ती है। किसी इंग्लिश मैन से बात करेंगे, अब ज़ाहिर इंग्लिश में बात करेंगे, इस तरह से किसी भी दूसरे शख्स से बात करेंगे तो उससे उसकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगी। तो अगर हम कंप्यूटर से भी बात करना चाहते हैं, कंप्यूटर से को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारा सबसे पहला जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें उसकी लैंग्वेज आती हो कि वो किस ज़ुबान में हमसे बात करेगा, यानी कि हम हमारी बात को कैसे समझेगा। तो उस बात को समझाने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को लिखने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। उनमें से वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस है। तो अगर हम सी प्लस प्लस की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, बेसिकली सी प्लस प्लस जो है वो 1979 में डेनिश डेवलपर जैन स्ट्रोस्ट्रोप ने इन्वेंट की थी। बेसिकली जो सी प्लस प्लस है वो सी की एक एक्सटेंशन है, सी भी एक लैंग्वेज है। अगर हम गूगल पर सर्च करें सी भी के कंप्यूटर लैंग्वेज जिसे 1972 में डेनिस रिची ने बेल लेबॉर्ट्रीज में AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लेबॉर्ट्रीज में डेवलप किया था। तो जो सी है,
सी प्लस प्लस की बेसिक जो है वो सी है, उसके बाद सी प्लस प्लस को जो डेवलप किया गया था। तो सी बेसिकली उस वक्त की एक लैंग्वेज थी जो अभी तक काम कर रही है बहुत अच्छी तरह से, अभी तक वो काम कर रही है। और सी प्लस प्लस जो है उसकी एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि उसके फीचर्स में एक इजाफा है। इसके फीचर्स में जो इजाफा है वो उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। उसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन आपको इस वक्त ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कोई चीज़ होती है। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में एक टर्म का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली जो सी प्लस प्लस के अंदर एक फ़ीचर का इजाफा, सी प्लस प्लस के अंदर उसके बेसिकली फीचर्स का इजाफा जो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब वो किया गया, तो उसके बाद उसके कुछ सिंटैक्स को भी चेंज किया गया। उस जो सिंटैक्स को चेंज करने के बाद, उस फीचर को बढ़ाने के बाद जो एक नई लैंग्वेज वजूद में आई, उसे सी प्लस प्लस कहा जाता है। अब आपको कोडिंग में तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ उन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिनके अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो दो टाइप की हैं। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिकली जो बाइनरी लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जिन्हें कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। जब हम किसी कंप्यूटर से बात करते हैं तो हम उससे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, हम उससे उर्दू में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात नहीं कर सकते, बंगाली में बात नहीं कर सकते। यही वजह है कि कंप्यूटर को क्योंकि वो एक मशीन है, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो 1-0 की लैंग्वेजेस को समझता है। बेसिकली क्योंकि कंप्यूटर में सर्किट्स होते हैं, तो ऑन और ऑफ की तरह के एक सिनेरियो होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो 1-0 की लैंग्वेज को समझता है। 1-0 लैंग्वेज की क्या है, अगर एक की अगर बाइनरी हम निकालें, यानी कि ए को जो मशीन लैंग्वेज में ए को हम लिखें, तो कैपिटल ए के लिए हमें कुछ इस तरह से बाइनरी लिखनी पड़ेगी। इसी तरह कैपिटल बी के लिए इतनी लंबी बाइनरी लिखनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह से इसमें लिखना पड़ेगा, यही वजह है कि कंप्यूटर जो है वो इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिन्हें डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और इस लैंग्वेज को इंसान जो है वो अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, उसको इसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, उसको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। यही वजह से इन्हें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। उसकी दूसरी तरफ अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो उनमें ऐसी लैंग्वेजेस जिनको समझना इंसान के लिए आसान है, उन्हें सी प्लस प्लस की तरह दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिनको समझ इंसान के लिए इजी है और इंसान उसमें डेवलपमेंट कर सकता है, उन्हें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो इसमें सी प्लस प्लस भी शामिल होती है, और इसी तरह से दूसरी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, पाइथन, इस तरह से जितनी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सबको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। सी प्लस प्लस जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाई टू लर्न सी प्लस प्लस की अगर बात करें, कि हमने पहले बात की कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, तो क्यों ना हम उसी में डेवलपमेंट करें। क्योंकि अगर वो उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा तो ज़ाहिर है उसमें स्पीड भी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि उसके लिए उसे दरमियान में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो वो उसकी ज़रूरत जो है सी प्लस प्लस की तरह की दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सी प्लस प्लस में पड़ती है, और उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर का बेसिकली फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि वो जब हम किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंपाइलर अगर दरमियान में ना हो तो उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उसको हमें ज़रूरत है कि हम उसे मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करें, तो वो काम जो हमारे लिए कंपाइलर परफॉर्म करता है। अगर हम ब्राउज़र पर सर्च करें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर, तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर ये है जो सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, जो कि डिजिटल कंप्यूटर या सीपीयू जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपसे पहले की। तो कंपाइलर का बेसिकली ये काम होता है। तो बात करते हैं कि कंपाइलर वर्क किस तरह करता है। तो अगर हम उसकी एक एग्जांपल को देखें, कि ये देखिए यहाँ पे पाइथन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम सी प्लस प्लस के रिलेटेड इसको देखेंगे।
तो जब कंपाइलर इस तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो उसको कंपाइलर जो है वो इस तरह से एग्जीक्यूटेबल फॉर्म यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो इसमें तो काम नहीं कर सकता, तो समझ नहीं सकता, तो इसी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो कंपाइलर बेसिकली उसे इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उस कोड को, ताकि कंप्यूटर के अंदर हम उसके डायरेक्टली जो उसको रन कर सकें और कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट कर सके, और हम अपना काम जो है वो उसे परफॉर्म करवा। और अगर हम C++ को क्यों सीख रहे हैं, हम उसे दूसरी मशीन लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि अगर हमें मशीन लैंग्वेज में कोड करना पड़ जाए तो हमारे लिए एक अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए हमें इतना लंबा एक 0 1 की एक सीरीज़ लिखनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए उसमें काम करना बिल्कुल भी वो आसान नहीं है, हम उसमें काम नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम C++ की तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। वाई टू लर्न C++ के अंदर एक बात ऐड करता चलूँ कि अगर हम C++ को अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसका हमें सबसे पहला ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि C++ जो है वो तमाम जितने भी कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। अगर हम C++ के अंदर सबसे पहले काम करते हैं, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ शिफ्ट होना और उनमें कोड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसकी निस्बत अगर हम दूसरी जो ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनके अंदर काम करना आसान है, अगर हम उसको पहली लैंग्वेज के तौर पर जो यूज़ करते हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये तो होगा कि हमारे पास कॉन्फिडेंस हमें गेन होगा, लेकिन दूसरा नुकसान हमें ये होगा कि अगर हम उसके बाद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे टॉपिक्स की अगर नॉलेज नहीं होगा और हमें उसके अंदर शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप C++ को अपनी पहली लैंग्वेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कोडिंग को सीख सकेंगे। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा को पर ही काम करना है, तो हमें उसकी कुछ की फीचर्स और एडवांटेजेस का पता होना चाहिए जो दूसरी लैंग्वेज की निस्बत C++ हमें प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। जब भी हम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमें मेमोरी पर ग्रिप हो। तो C++ हमें ये एडवांटेज फ्राहम करती है कि C++ हमें मेमोरी मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करती है कि हम जब भी कोई कोड लिखते हैं, तो हमारे पास ये बिल्कुल मुकम्मल हमारे पास ग्रिप होती है कि हम किस काम को परफॉर्म करने के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करेंगे। अगर हम कुछ सम को फंक्शन है तो हमें उसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए, अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कितनी मेमोरी हम अपने लिए चाहते हैं, यानी कि हम पूरी की पूरी कंप्यूटर के जो रैम है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और दूसरा फीचर जो बहुत एक यूनिक फीचर है C++ का, जो कि रियल वर्ल्ड में और मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ होता है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके बाद लाइब्रेरीज़ की बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरीज़ एक ऐसी लाइब्रेरी कंप्यूटर लैंग्वेज की किसी भी लैंग्वेज का एक ऐसा फीचर होता है वो जिसके अंदर हमें बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं, यानी किसी काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास पहले से लिखा हुआ कोड होता है। C++ में बहुत सी लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें मुख्तलिफ फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक ऐसा फंक्शन जो C++ पे तो नहीं होता लेकिन दूसरी चंद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट करें एक एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं सम फंक्शन की। तो सम फंक्शन में हमारे लिए अगर कोड हम लिखें तो बहुत छोटा सा कोड होता है, लेकिन C++ या पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली इस फंक्शन को प्रोवाइड करती है। तो सम फंक्शन का यानी कि हमें अगर सम फंक्शन लिखना पड़े तो उसके लिए हमारे पास बहुत थोड़ा सा कोड होता है लिखने के लिए। तो बेटर यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमें पहले से उसे प्रोवाइड करे। तो हमें करना यही पड़ेगा कि सिर्फ हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें अपने पैरामीटर्स यानी जिन वैल्यूज़ का हम सम करना चाहते हैं हम उनको इनपुट कर दें, और वो जो कोड है वो हमें ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट जनरेट करके दें। इसी तरह से इसी सिनेरियो में मुख्तलिफ काम जो है वो C++ के अंदर भी लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करती हैं। ग्राफिक्स के बारे में लाइब्रेरीज हैं, यानी ग्राफिक्स के अंदर हम काम करना चाहते हैं तो वो लाइब्रेरीज हमें पहले से बने हुए फंक्शंस को प्रोवाइड करेंगी। तो C++
के बारे में यही एक और बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में सी प्लस प्लस यूज़ होती है। इसके ये फीचर्स और एडवांटेजेस का हिस्सा है कि जिसे हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि ये सी प्लस प्लस हार्डवेयर के करीब होकर बात करते हैं, यानी कि जब हम सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की निस्बत सी प्लस प्लस से लिखा हुआ कोड ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा फास्ट ज़्यादा स्पीड से एग्जीक्यूट होता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम जो कोई अपने कोड लिखेंगे तो हमें उसके अंदर प्रॉपर स्पीड मिलेगी, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकेंगे। तो इस यही वजह है कि जब अगर हम बात करें कि गेम डेवलपमेंट की बात करें, गेम प्लेयर की बात करें, तो वो बेसिकली वो यही चाहता होता है कि जब वो गेम को चलाए, गेम को खेले, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड की जाए। तो यही वजह है सी प्लस प्लस के अंदर स्पीड होने की वजह से हम गेम डेवलपमेंट में सी प्लस प्लस को यूज़ करते हैं। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स जो दूसरे सिस्टम्स के अंदर अपना एक छोटा सा रोल अदा करते हैं और उन तमाम डिफरेंट सिस्टम्स से मिलकर एक बड़ा सिस्टम जो है वो वजूद में आता है। तो उस तरह के सिस्टम्स को एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। इनसे सिस्टम्स के अंदर भी सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी वो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली हमारे कंप्यूटर के तमाम कामों को परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से काम करना चाहिए। और सी प्लस प्लस की स्पीड और हार्डवेयर के करीब होकर बात करने, यानी ज़्यादा स्पीड से काम करने की वजह से हम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर विंडोज़ की बात कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसमें भी सी प्लस प्लस का लिखा हुआ ही कोड है। यही वजह है कि हम सी प्लस प्लस को इन तमाम चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम इस सीरीज़ में क्या क्या लर्न करेंगे, तो इसके ये जो मैंने लिखा है इसके अलावा भी तमाम जितने भी दूसरे टॉपिक्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक की टॉपिक्स के तौर पर मैंने इसे लिखा है। तो हम बेसिकली जो उसका बेसिक सिंटैक्स है उसे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर ग्रिप हासिल करेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन तमाम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोड स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हम बेसिक सिंटैक्स से शुरू करेंगे और एडवांस्ड प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। यानी इसके बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपको कोड करना ना आता हो या किसी ऐसे टॉपिक की आपको समझ ना आई हो। वो तमाम हम टॉपिक जितने भी हैं तमाम को कवर करेंगे। उसके बाद रिसोर्सेज और सपोर्ट, जब भी हम कोई कोड करेंगे तो उसका बेसिकली जब हम काम करते हैं तो वैसे तो आपको उसी वक्त समझ आ जाएगी और आप उसका कोड खुद कर सकेंगे, लेकिन फ़र्ज़ किया कि आपके पास इतना टाइम अभी नहीं है कि आप खुद से कोड लिख सकें, आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको सोर्स कोड जो है मेरी वेबसाइट या गूगल ड्राइव के लिंक के ज़रिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अलावा सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट के तौर पर जब आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए अपनी कोडिंग के लिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसकी आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो चूँकि मैं इस चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत से कोर्सेज सी प्लस प्लस की तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और वेब डेवलपमेंट के बारे में और दूसरी फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में बहुत से कोर्सेज मैं आइंदा क्रिएट करने वाला हूँ। बहुत से कोर्सेज डेवलप करूँगा मैं। तो अगर आप इन कोर्सेज़ को हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सा ऐसा मटेरियल इसमें आने वाला है जो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। और इस सीरीज़ को अच्छी तरह से एफिशिएंट तरीके से फॉलो करते रहें ताकि आप सी प्लस प्लस की जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना ताकि आप एक अच्छे तरीके से इस सीरीज़ को फॉलो कर सकें। तो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करना चाहिए, हमें करना है, तो बेसिकली हमने अपना इन्वायरमेंट सेट करना है कि हम किस कोड एडिटर को यूज़ करेंगे और किस तरह से अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हम सबसे पहला जो कंप्यूटर हमारा इस सीरीज़ का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, उससे भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम इसे उसके सिंटैक्स वगैरह को भी समझेंगे कि बेसिकली इसका सबसे पहला सिंटैक्स क्या है। और अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया, आपने इस सीरीज़ को बुकमार्क नहीं किया, तो उसको सबसे पहले बुकमार्क कर लें, इसको सेव कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें, वो दोबारा से आपको तलाश ना करनी पड़े। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पास हमने एक सीरीज़ शुरू की है सी प्लस प्लस की। आप जितनी ज़्यादा शेयर्स करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि मैं नेक्स्ट आने वाली टाइम में कौन कौन सी सीरीज़ बनाऊँगा और कौन कौन सी टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह।